बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और मेरे साथ है ताहिर मलिक साहब। और काजी सही सब छुट्टियों पे जाने की वजह से प्रोग्राम में शिरक नहीं कर रहा, आइंदा एक दो दिन में आएंगे। नाज़रीन, अचानक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नई क़यादत को लंदन तलब कर लिया। पंजाब में फिर सियासी बहरान, गवर्नर्स के फ़राइज़ कौन अंजाम देगा? मौजूदा हालात में डायलॉग मुमकिन है? नफरतें बढ़ती जा रही हैं। आवाम का लोड शेडिंग से जान हमेशा के लिए कैसे छूटेगी? 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। मलिक साहब, ये अच्छा आज खबर आई है कि जो मुल्क से इलाज के लिए गए थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और पूरी का मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडर की आदत को ढूंढ लिया और पाकिस्तान में माशी और सियासी बहरान फैलते जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं आप? भट्टी साहब, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जो ये सेलिब्रेट भी नहीं कर सकी कि हमें हुकूमत मिली है। मतलब आप माशाल्लाह एक तजर्बाकार साफ़ी हैं। आपको एहसास हुआ है कि खुशी का कि नई हुकूमत आई है, नया वज़ीर आज़म आया? तो एक दो चीज़ें मैं मोटी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो नवाज शरीफ ने एक पहला मैसेज ये दिया है कि पार्टी को मैं कंट्रोल करता हूँ। ये जो कहानी थी ना कि नून से शीन निकल गई है, तो उन्होंने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वहाँ बुलाया, एक मैसेज ये दिया कि पार्टी का हेड मैं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी इस वक्त डिवाइडेड है। डिवाइडेड कहाँ पे है? और ये खबर हमने इस प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा दी थी कि नवाज शरीफ ने बड़ी पहले कहा था कि अगर अदम एतमाद आएगी तो हम बजट में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके ज़हन में रहना चाहिए कि नवाज शरीफ 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है। उसको बहुत पता है कि IMF का जिन सामने खड़ा है, IPPs का जिन सामने खड़ा है, पैसा है नहीं, उधार पे आपने मुल्क चलाना है। तो वो एक जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थाट है, वो कह रहे हैं कि आपने अगर ये हुकूमत 1 साल या 6 महीने कर ली तो इमरान खान का सारा मलबा जो ना आप पे गिर जाएगा। दूसरा एक मिनट में आपसे ज़्यादा लूँगा, जो शहबाज शरीफ का नुक्ता नज़र वो ये है कि आप इमरान को थकाएं, उसके पैसे लगवाएं, उसके जलसे कराएं, उसकी एनर्जी निकालें, उस पर केसेस करें, इस्लाहात करें, ओवरसीज़ जो वोटिंग है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काम करें, फिर इलेक्शन पे जाएं। तो ये पार्टी की डिवीजन है बेसिकली। नहीं, मेरी ये गुजारिश है कि इन हालात में जब सियासी बहरान है, माशी बहरान है, आपको सऊदी अरब ने कुछ नहीं दिया, UAE ने कुछ नहीं दिया, आपके पास 3 माह देने के पैसे नहीं हैं, तो वज़ीर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को नवाज शरीफ क्या चाह रहे हैं बुलाकर? मैंने तो आपको बताया, मेरे लिए बाबा आपकी टर्न है, मुझे बताया। नवाज शरीफ के बारे में तो कहा है कि वो इतना सुनते नहीं, मशावरत नहीं करते, वो फैसले करते हैं। अगर आप देखें शाहिद खान अब्बासी से उन्होंने मिले हैं, उन्होंने फ़ौरन 1 मिनट में ऑर्डर दे दिया, वो आका वाला जी आज वो सबको बुला लो। तो ये पहले तो मुझे बताएं, आपसे जो मेरा सवाल है कि एक अल्लाह ताला ने एक मुल्क बनाया पाकिस्तान, उसका एक इंडिपेंडेंट उसका आइन है, उसकी एक शनाख्त है, उसके पास एटम बम है, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फ़ौज है, उसके वज़ीर आज़म और सारी कैबिनेट जा रही है लंदन। ये क्या है? आप बताएं। आप मलिक साहब, मैं अब गुजारिश करता हूँ, आप मासूम हैं। पाकिस्तान में कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था आम शहरियों के लिए, लेकिन इसको चंद मगरमच्छ ख़ानदानों ने गिद्धों से ज़्यादा नोचा। इक़्तिदार के लिए अमेरिका से साजिश होती है, पाकिस्तान में उसमें मीर जाफ़र और मीर सादक हिस्सा बनते हैं। नवाज शरीफ की मर्ज़ी से इक़्तिदार शहबाज शरीफ सब लेते हैं, एक एक चीज़ में नवाज शरीफ लूट पे थे। अब जैसे ही हुकूमत संभाली, इनका ख्याल था कि ये चुटकी बजाएंगे, इन्हें बैरूनी ताकतें पैसे दे देंगी, मुल्क आके चल नहीं रहा। एक प्लेट है खाने की, 14 सियासी जमातें हैं, हाथ नोच रही हैं, वो एक दूसरे का हाथ ही खा रही हैं, सालन नहीं खा पा रही। अब नवाज शरीफ सख्त परेशान है कि मैं 1.5 साल से इश्तिहारी हूँ, मेरे भाई की हुकूमत में मुल्क नहीं आ सकता, हुकूमत चल नहीं रही। इत्तेहादियों ने हुकूमत को बेबस कर दिया और हो सकता है नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरम मोहतरम नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को कहें कि ठीक है मिड टर्म इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत लूज कर रही है। मतलब आप ये खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ने दिमाग बना लिया कि इलेक्शन करा के जान छुड़ाओ, एम आई राइट? उनका एक ख्याल है, ऐसे में आपकी माशी बदहाली बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, कुछ माह बाद आप सैलरी नहीं दे सकते। बेटी उनकी केस नाहल है, खुद वो नाहल है, समदी वो उनके समदी भी पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। अमलन नवाज शरीफ आज तक चला रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की इतनी खौफनाक डिमांड, मौलाना फजलुर रहमान की, MQM की डिमांड
वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ 22 घंटे इनको मनाते हैं और 2 घंटे मुल्क को देते हैं। बटी साहब थोड़ा सा खुश्क सा सवाल है, आपके तजर्बे से मैं जानना चाहूँगा। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि चले मान लिया नवाज शरीफ बहुत अक्लमंद है, बड़ा समझदार है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जी इलेक्शन करा रहे हैं। आपको पता है इलेक्शन का कितना खर्चा होता है? आपको पता है 3 महीने आपका पूरा मुल्क फ्रोजन हो जाएगा, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी हो जाएगी। आप जिस इकॉनमी में फंसे हुए हैं, जिस आपको किसने कह दिया कि अक्लमंद वज़ीर आज़म बनने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी है? नहीं, ज़मीर फरोश होना ज़रूरी है, बेपनाह पैसा होना ज़रूरी है, ताकतवर हलकों से आपकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए। डू यू थिंक इस 22 करोड़ अवाम में सिर्फ नवाज शरीफ है जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं? इसका मतलब है पाकिस्तान में अकल बराए फरोख्त है। मतलब तो यही है। आगे आगे बिलावल खड़ा है, इधर नवाज शरीफ है। आप देख लें पिंग पोंग हुई है 4 साल 5 साल, 5 दफ़ा पीपल्स पार्टी, 3 दफ़ा नवाज शरीफ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं ना, अगर वो कह देते हैं कि हुकूमत ठीक है हमसे नहीं चल रही, इसमें इत्तेहादी 14 जमातें हैं, लेकिन बदनामी सारी नून लीग की हो रही है, आगे पेट्रोल 25 रुपये बढ़ेगा। अगर वो कह देते हैं कि ठीक है केयर टेकर हुकूमत बनाए और नए इलेक्शन में जाएं, लेकिन उधर प्रॉब्लम मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब ने कहा ओवरसीज को वोट का हक दे दिया, दूसरा कहते हैं ईवीएम मशीन पे हो, ये हुकूमत मानेगी नहीं। क्या इलेक्शन हल है इतनी नफरत और इतनी अपनी दुश्मनी के होते हुए? बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी कल्चर है, मैं एक जमात की बात नहीं कर रहा पीटी, मैं अभी तुराब से बात कर रहा था, हम दोनों कन्विंस थे कि आप जो मर्जी इलेक्शन करा लें, फौज करा लें, आप करा लें, अदलिया करा ले, जो मर्जी कर लें, जो हारेगा उसने फिर धांधली। और ये इलेक्शन इस तरह नहीं चलेगा कि जी मेरे साथ धांधली होगी, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया तो सब ने रोना शुरू कर देना। अब जो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने हल्का सा उसको हिंट दिया है, ये एक जानबूझ के काम हो रहा है कि देखें इस वक्त सारा जोर बढ़ गया नून पे। मौलाना लगा है जैसे वो स्वीडन चले गए हैं, कोई जिक्र ही नहीं उनका। कोई जरदारी साहब की खामोशी ऐसी जैसे वो किसी लगता है एयर कंडीशन कमरे में आवाज़ ही कोई नहीं आ रही। कोई बाप बता दें, MQM बता दे, कोई 12 में से कोई बात ही नहीं कर रहा। ये क्या मलिक साहब, मेरी इतला है कि नवाज शरीफ साहब ने आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल को भी बुलाया था। उन्हें जो फीडबैक मिला है कि इनको हुकूमत आने में, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में इमरान खान पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया है, उनकी लोगों में बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ हो गई हैं। अगर ये नवाज शरीफ साहब को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक अगर हम 2-4 महीने रहते हैं तो नून लीग पंजाब में PTA का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अब आसफ अली जरदारी ने कहा मैं क्यों आऊं जी, मैं आपका मुलाजम तो नहीं हूं। सही है। मौलाना साहब ने भी इनकार कर दिया है लंदन जाने से। अच्छा, उन्होंने कहा हम आपकी पार्टी के नहीं है, हम आपके इत्तेहादी हैं। इसीलिए मोहतरम शहबाज नहीं ठहरे तो इत्तेहादी होने का मतलब है कि वजारतें मुझे दे दो, गाड़ियां मुझे दे दो, बेनिफिट सारे दे दो, स्यापा आप पे डाल दो। एम आई राइट? देखें, लंदन वो नवाज शरीफ की कॉल पे क्यों जाए? बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के सदर तो शहबाज शरीफ है और वजीर आज़म भी रूलिंग पार्टी का वो कायद है, अपने आप उन्होंने कायद करार दिया। पार्टी का वो कायद है ना। मौलाना फजलुर रहमान अगर नवाज शरीफ को बुलाए वो आ जाएंगे? वो टेलीफोन तो बड़े करते हैं, आपको याद है? आएगा। मलक साहब कम बिगड़ गया जे, ये हुकूमत लेके भी पछता रहे हैं। इमरान खान था तब भी पछता रहे थे, हुकूमत लेके भी पछता रहे हैं। कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ अपनी जो भी लोग जाएंगे मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत, उन्हें कहेंगे आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं, ये हुकूमत इनसे नहीं चल सकती, ये कंपनी फेल हो गई है। अभी तक आपको वैसे जो पंजाब की सूरत हाल है, आज गवर्नर को बरतरफ कर दिया गया। नहीं, थोड़ा आपको कहीं हुकूमत नजर आ रही है? वो नहीं नजर आ रही। बस लास्ट पॉइंट है, उस पर हम गवर्नर पे आ जाएंगे। ये मुझे बताएं, जो आपने तरीके से तो खबर दिया, मगर मेरी इतलात है कि नवंबर और सितंबर आसपास में नवाज शरीफ ने ज़ेन बना लिया इलेक्शन का। ये लग रहा है आपको ऐसे हो जाएगा? देखें, इन हालात में मुल्क के और अदारे भी हैं, जितनी मलक सब नफरतें बढ़ गई हैं, इख्तलाफात बढ़ गए हैं, जो आपकी सियासी लीडरशिप अपनी मर्जी का इंसाफ, अपनी मर्जी का कानून, अपनी मर्जी का आइन और तशरीह भी अपनी मर्जी की कर रही हैं। मेरे ख्याल में ये हुकूमत केयर टेकर तो बनेगी लेकिन वो लंबा चलेगी। इस नफ़रत के माहौल में जो असल बात है कि आपके जो दोस्त हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, उन्हें सुना पेशावर से किसी ने फ़ोन किया है कि अब मैं आपको खबर दे दूँ। बताएं। पंजाब के MPओं के खिलाफ जल्दी फैसला करें। अच्छा,
पंजाब का कोई पेशावर से क्या ताल्लुक बन रहा है? पंजाब यार कहीं है उनके कोई दोस्त होंगे, कोई जाती मिलने वाले होंगे, तलक़ात तो होते हैं। उन्होंने कहा मुनर्रफ फारकीन का डी सीट होने का आइन में लिखा है फ्लोर क्रॉसिंग, तो पंजाब आप डिले क्यों कर रहे हो? पंजाब गया? अगर पंजाब जाता है तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक 197 सीटें नहीं 25 माइनस कर दे मुनर्रफ फारकीन लोटों को, खत्म काम, तो फिर हुकूमत कैसी होगी? खत्म। तो क्या मुल्क में इस अफरा तफरी में जो मुल्क के अहम तरीन अदारे हैं वो मुल्क में खाना जंगी तो नहीं होने देंगे? ये मुल्क चंद सियासतदानों की जिद और अना के लिए तो नहीं बना। मलक साहब काम बड़ा गड़बड़ है। भट्टी साहब मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं कोई खबर नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है हमें कहीं ना कहीं कोई सियासी कंसेंसस की तरफ जाना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का इलेक्शन कराएं जो सबको काबिल कबूल हो, फिर पाकिस्तान आगे जाएगा। अगर नहीं तो हम घूमते रहेंगे ये साइकिल में। देखें ना, आपकी PTI है वो कह रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें अपोजिशन नहीं मंजूर कर रही, उनके वोटर ज्यादा। साबक वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है। ऐसे में शफाफ इलेक्शन कौन कराएगा? फिर मुझे बताएं। फिर आप कहते हैं अदारे या इंटरफेरेंस करते हैं। अच्छा, एक और भी टेक्निकल पॉइंट है जो लास्ट इसमें मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करें। अगर ये बजट दे देते हैं तो एक तो इन पे सारा वो मलबा जो है ना, सारा प्रेशर आ जाएगा। वो जो आपने बड़ी शुरू में खूबसूरत बात की कि 75 रुपये जनाब सब्सिडी डीजल की आपके सर पे बैठी हुई है, 7 रुपये बिजली का आपने इजाफा करना है, 25 रुपये आपने डीजल अपना पेट्रोल बढ़ाना है। इसके बाद पाकिस्तान में ना कोई ज़राअत होगी, ना सन्नत होगी, ना कोई घर में बिजली होगी, जो मेरी राय है। तो आप बजट दे के किस तरह के हुकूमत की तरफ जाएंगे अगर इलेक्शन करा दें? वो तो इसका मतलब खुदकशी कर ले नून। देखें ऐसा मेरा ख्याल है, जो अमेरिका ने मरासला भेजा था, आज सदर पाकिस्तान ने भी गालिबन चीफ जस्टिस को भेजा। उन्होंने कहा अदम एतमाद भी लफ्ज़ था उसमें। अदम एतमाद और पाकिस्तान खतरनाक दक्की हैं। मुझे लग रहा है कि बैरूनी साजिशों के साथ कुछ पाकिस्तान के आलाकार पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता वो हालात चाह रहे हैं जो श्रीलंका के, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। लेकिन डू यू थिंक, चले ये सियासी जमातें सारी लीडरशिप मौजूदा हुकूमत के जो 14-15 पार्टनर हैं और PTI एक कमरे में बिठा दें कि आप कंसेंसस करें कि इलेक्शन कराएं, ये मान जाएंगे किसी एक नुक्ते पे? अभी तो देखें सीधी बात है, एक इनका एक कॉमन पॉइंट है इमरान खान का खौफ। अगर इमरान खान को आप निकाल देंगे, 12 के 12 ने एक दूसरे का गिरेबान नारा पकड़ा, तो आप मुझे जो मर्जी करें। तो इलेक्शन कैसे आप कह रहे हैं? मेरा नवाज शरीफ तो आज अपनी पार्टी को कल हुक्म देगा कि इलेक्शन की तरफ जाओ। अगर वो हुक्म देते हैं, अगर तो क्या इन हालात में आप स्मूथ इलेक्शन देख रहे हैं? इमरान खान तो कह रहे हैं 20 तारीख को मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। हुकूमत ने आज सारे अफसर बदल रहे हैं और ऐसे ऐसे अफसर लगा रहे हैं कि वाह भाई वाह, अन्ने वाह। उस्मान बुज़दार ने तो लूटमार मचाई थी, मुबैना तौर पर मचाई थी। मौजूदा भी कॉल की नहीं मुझे समझ आ रही। दुनिया का गर्म तरीन तरीका है वहाँ, आप कहते हैं लाखों लोग लेके जाने, वहाँ तो आपको दुनिया के सारे हॉस्पिटल बनाने पड़ जाएंगे। सो व्हाट, जो गर्मी में आप किस जब तरह अगर मुझे आप खान साहब की चला गए हैं, आप 14 या 17 अगस्त को पहले गए थे, वो भी बरसात थी, वो कोई सुहाना मौसम तो नहीं था। इन्होंने कोई महबूबा के साथ गाने तो नहीं गाना है कि रूठे हो पिया तुम्हें कैसे मनाऊं। एहतजाज प्रोटेस्ट में तो फिर आपको गर्मी सर्दी नहीं देखनी पड़ती। अच्छा भट्टी साहब, ये एक तो बहुत ज़्यादा शोर था ना, वो इसहाक डार साहब टीवी पे भी अब आना शुरू हो गए इंटरव्यू पे, वो आ नहीं रहे। उनके पास तो बड़ा उनका बयान था कि मैं आराम से 160 पे डॉलर ले आऊँगा। ये मैंने अपनी कानों से सुना, ये को मैं सुनी बात नहीं कर रहा। बड़ी उनके ख्याल थे कि ये चीज़ें इस तरह मैनेज करेंगी। वो लगता है कोई लंदन से भी गुम हो गया। अच्छा, आप उनकी बातों पे यकीन करते हैं? ये मुल्क आज जो तबाही के दहाने खड़ा है, खाली इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान बरीउल जिम्मा नहीं, क्योंकि पौने 4 साल कर ली हैं। ये सब हुक्मरान है। मुफ्ता इस्माइल अमेरिका जाने से पहले इसहाक डार से ब्रीफिंग लेके गए थे। आप समझे कि इसहाक डार ही फिनांस मिनिस्टर है इस वक्त। तो सब तोते की तरह बोल रहे हैं। तोते मियाँ मिठू चूरी खाएगा, वो मियाँ मिठू है इस वक्त। कल राना साहब ने बड़े तरीके से एक बात की, उन्होंने कहा जी अगर 200 रुपये का डॉलर हो गया तो फिर महंगाई बड़ी हो जाएगी। तो मेरा हाल है वो आपको अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं, दिमाग बना रहे हैं आपका, अगर 200 का डॉलर हो रहा है। ये आपके वजीर दाखिला की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मलक साहब 2 रुपये का दाला, बिजली 10 रुपये ज़्यादा बढ़ेगी, पेट्रोल 25 रुपये बढ़ेगा। इस मुल्क में फाका कशी आएगी। आप राशन की स्टॉक कर लें, मुझे लगता है कहत पड़ने वाला है। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे सियासतदान अदालतों पे ये चढ़ाई कर रहे हैं आजकल, एस्टेब्लिशमेंट पर ये कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इदारे इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे तो उन पर तनकीद होनी चाहिए। चलिए पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है ये कुछ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, पंजाब नाज़रीन, इस दौरान आइनी माहिर शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम शाह हावर साहब, आप सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है टेक्निकल वजूहात। चलिए आप उतनी देर आप बताएं ना, क्या पंजाब में क्या आपको नजर आ रहा है? मलिक साहब, कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी थी कि कौमी सूबाई असम्बली में भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, एक दिन एक पार्टी जाती है हाई कोर्ट, दूसरी सुप्रीम कोर्ट, फैसला कुछ नहीं होता, दस्तों गिरेबान है। और इस कदर आईनी बहरान आ चुका है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या पाकिस्तान है। तो ऐसे में अगर ये गवर्नर पंजाब आज, अगर गवर्नर साहब को हुकूमत ने डिसमिस कर दिया, स्पीकर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आ रही ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है, कौन बचाएगा इसे? पीटीआई ने तो ऐलान किया कि वो अदालत में जा रहे हैं, मगर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपका गवर्नर नहीं है तो हल्फ वफादारी कहाँ से होगी, आपकी कैबिनेट कहाँ बनेगी? तो पंजाब तो वहीं का वहीं। मलिक साहब, एक थोड़े से ब्रेक का टाइम हो गया, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद शाह हाबिद साहब है, आनी माहिर, हम उनसे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले मलिक साहब हमें ज्वाइन किया है आनी माहिर शाह हावर साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, पंजाब में क्या है कि गवर्नर साहब को बेदखल कर दिया, स्पीकर साहब ले नहीं रहे, तो क्या हुकूमती मामला ऐसे ही चलते रहेंगे कशीदगी की तरफ के कोई बेहतरी के आसार हैं? देखिए बड़ी साहब, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल हम देख रहे हैं। जो भी मैं समझता हूँ कि जो हसास जो दिल रखते हैं या सोच रखते हैं, उनके लिए जो कुछ हो रहा है ये बड़ा नापसंदीदा है, ये इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन किस ओहदे पे बैठा हुआ है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन गवर्नर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, ये बात जरूर है कि हर एक ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो हल्फ उठाया हुआ है। हर एक ने ये कहा हुआ है कि मैं अपना ओहदे पर जब रहूंगा तो मैं आइन और कानून के मुताबिक किसी भी फेवर और फियर के बगैर अपनी जो है वो फराइज अंजाम दूंगा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तो यहाँ पर तो हर इदारा या हर इदारे का सरबराह जो बैठा हुआ है वो आइन की अपनी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसकी तशरीह कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई खतरनाक है। अब पंजाब में जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, देखिए आइन है वो हर एक चीज का अहाता करता है। गवर्नर जो है वो किसी भी सूबे का, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो सदर मुमलिकत करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनके बगैर वो गवर्नर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उसी में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो सदर की खुशनुदी जब तक होगी उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर कायम रहेगा। तो उसको जो है वो सदर मुमलिकत इस तरह उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जो है वो तो चीफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होगी, लेकिन उसका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ही करेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको फिर उसको आर्टिकल 48 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 48 ये कहता है कि सदर अपने फराइज की अंजाम दही में पाबंद होगा वजीर आजम या कैबिनेट की एडवाइस का, कि जैसे वो उसको एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक एक्ट करेगा। अगर हम इसको देख लें कि आर्टिकल 101 में गवर्नर की रिमूवल का कोई तरीकाकार नहीं दिया, लेकिन आर्टिकल 48 को अगर आप सामने रखते हैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सिफारिश करता है, इन राइटिंग समरी भेजता है कि ABCD गवर्नर सिंध, बलूचिस्तान या KPK या पंजाब, वो जो है उसको रिमूव कर दिया जाए, और फिर प्रेसिडेंट के पास जो आइन के तहत इख्तियार है वो ये है कि वो ऐसी एडवाइस 15 दिन के अंदर अंदर या तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता है कि आप इसको पे नजरसानी करें, और अगर उस 15 दिन के बाद जो है अगर प्राइम मिनिस्टर फिर वही एडवाइस कर देता है तो फिर सदर के पास मजीद 10 दिन है। वो 10 दिन में अगर वो फिर सेकंड एडवाइस जो है वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, और अगर सदर उस पर फिर भी कोई अमल दरामद नहीं करता तो 10 दिन मजीद गुजरने के बाद वो समझा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल दरामद हो गया है, और उसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या जो आपका वो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस चीज का नोटिफिकेशन जारी करती है कि फलां शख्स जो कि गवर्नर था किसी भी सूबे का, वो डी नोटिफाई हो चुका है। ये उसका तरीका कार है।
अच्छा हमें लेकिन सब यहाँ एक पे रहनुमाई फरमाएं, आप कह रहे जी, हैं सब ने सदर पाकिस्तान हो या कोई वजीर आजम हो या चीज, सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है। बादी नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि हर आदमी अपनी मर्जी की आइन की तशरीह कर रहा है। तो इससे क्या, अगर सदर पाकिस्तान आइन के हलफ को उठाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आम शहरी से हम क्या तवक्को रखेंगे? देखिए उसका ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और ये तो मैं समझता हूँ कि आइन के बड़े मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं और इनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी सूरत में भी आइन और कानून से बाहर जाएंगे। लेकिन ये अफसोस की बात है। अब बात ये है कि चूंकि ये एक एबनॉर्मल सूरत हाल है, अब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो गए हैं कि जिनकी प्रेसिडेंट हाउस के साथ कोई जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। न सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है बल्कि वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं कि वहां से जो कुछ आएगा हमने उसको डिफीट करना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आइन के का एक इस तरह का क्राइसिस हो जाए और डेडलॉक क्रिएट हो जाए तो फिर फाइनली या तो ये होता है कि सदर को इम्पीच किया जाए, लेकिन सदर को इम्पीच भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए भी जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत चाहिए उनको ओहदे से बर्खास्त करने के लिए, वो भी नहीं है। और अगर ये इसी तरह खींचातानी और इस तरह हाइड एंड सीक जारी रहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तो ऐसे नहीं चल सकता। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इदारा है, दैट इज द फाइनल आर्बिटर। वो फिर आर्टिकल 184(3) के तहत उनको सामने आना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो है कसम खाई हुई है, उन्होंने हलफ उठाया हुआ है। और फिर आर्टिकल 184(3) उनको ये पावर्स देता है कि जहां पे लोगों के बुनियादी हकूक जिसका ताल्लुक मुफादे आमा से हो, उसको फिर ये इख्तियार है कि वो अपना फर्ज अदा करे। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि फाइनल अगर कुछ भी होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करे। शाह साहब, बज़ाहिर लग रहा है कि आइन शिकनी दोनों तरफ से हो रही है। जिस तरह आपने फरमाया कि 15 दिन और 10 दिन की एडवाइस है, सदर वो नहीं मान रहे। अब जो वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब मैं स्पीकर को गवर्नर बना रहा हूँ, तो वो सदर साहब कह रहे हैं कि आइन के तहत आप मुझे एडवाइस करेंगे, आप अपॉइंट नहीं करेंगे। तो दोनों का नुक्ता नज़र है कि आप आइन तोड़ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास है कि आपके सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, स्पीकर सबको आप आइन शिकनी में अंदर कर लें, पकड़ लें, उन पर केस कर दें? देखिए बात यह है कि वो एक बात की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर जाता है और वो इस पे जिसने खिलाफ वर्जी की है उस पर वो क्या हुक्म सादर करते हैं। लेकिन एक बड़ी साहब और ताहिर मलिक साहब, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये जो गवर्नर, ये जो एक्टिंग गवर्नर का जो तकर्रुर है आर्टिकल 104 के तहत, जिसमें स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को जो एक्टिंग गवर्नर बनाया जाता है, आपको पता है कि वो किस सूरत में बनाया जाता है? वो उस सूरत में बनाया जाता है कि गवर्नर जो है वो उसका ओहदा एग्जिस्ट कर रहा है, वो मुल्क से बाहर है या बीमार है या छुट्टियों पे है और किसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा बीइंग अ गवर्नर। तो उस सूरत में आर्टिकल 104 जो है वो फिर एम्पावर करता है स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को कि वो गवर्नर का ओहदा उसको दिया जाए। लेकिन जहां पे गवर्नर का ओहदा खाली है, वो पोजीशन वैकेंट है, तो फिर स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली जो है वो उस वक्त अपॉइंट नहीं हो सकता। वो जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है इस तरह की, इसको कैटर करता है आर्टिकल 101 का सब आर्टिकल 5। वो ये कहता है कि जो सदर मुमलिकत है उसने जो है गवर्नर के फंक्शंस के बारे में उसने इक़दामात उठाने हैं या उसने ऐसा अरेंजमेंट करना है, और ख़ास तौर पे कंटिंजेंसी के सिचुएशन में उस पे, और कंटिंजेंसी की सूरत में जिसका इस चैप्टर में जिक्र मौजूद नहीं है, उस पे भी उसने जो है एक इक़दाम करना है या हुक्म सादर करना है। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब एक आसान सा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आम आदमी के नुक्ता नज़र से। अब एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आमने सामने आ गए हैं, कोई कानूनी, लीगली, आइनी तौर पे किस तरह हम इस मसले से निकल सकते हैं? क्या वे फॉरवर्ड क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अब वे फॉरवर्ड तो सिंपल ये है कि जो नए गवर्नर की तकर्री की समरी गई हुई है और वो जो गवर्नर है वो वाकई उस 2 चीज़ों को पूरा कर रहा है। एक तो ये है कि ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और उसकी उम्र 35 साल है और पाकिस्तान का शहरी है।
तो फिर उसमें ऐसी सूरत में कि जब गवर्नर का ओहदा खाली हो चुका है, जैसे ही एडवाइस जाए प्रेसिडेंट उसकी फौरन अपॉइंटमेंट करते। उसकी वजह यह है कि दो ओहदे ऐसे हैं, एक सदर मुमलिकत का और एक गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, ये कभी भी खाली नहीं हो सकते, ये एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं होने चाहिए। शाह खावर साहब, मैं जरा लोगों की समझ के लिए, आपने फरमाया ये दो ओहदे खाली नहीं हो सकते। एक तरफ ये सच हकीकत है कि सदर पाकिस्तान और इस हुकूमत में सख्त लड़ाई है, आईनी तौर पर वो पाबंद है गवर्नर लगाने के, लेकिन अगर वो मसला हल नहीं कर रहे तो क्या ये लड़ाई ही जारी रहेगी? सदर वजीर आजम की एडवाइस नहीं सुनेंगे, गवर्नर इस वक्त अमलन है कोई नहीं, आपके ने ओहदा नहीं खाली, तो किसकी तरफ आवाम देखे? सख्त बेचैनी है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जो पहले कभी नहीं देखी। बड़ी साहब, इसमें बिल्कुल और दूसरी कोई राय नहीं है, वो यही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन करना है, उन्होंने इसका सुओ मोटो एक्शन लेना है। ये सूरत हाल ऐसी ही है जैसे कि वो डिप्टी स्पीकर की जो एक रूलिंग थी जब उन्होंने दी और उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर राय शुमारी होनी थी और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके एक रूलिंग दे दी थी। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना आईनी जो इख्तियार है वो इस्तेमाल किया था 184(3) का, और फिर उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने वो जो डिप्टी स्पीकर की वो जो रूलिंग थी उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर किया, और फिर उसके बाद सारा जो है आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे ये उसकी जिम्मेदारी आयद हो जाती है आईनी तौर के ऊपर कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें और आइन की हुक्मरानी और अमलदारी को जो है वो बहाल करें। अच्छा यार, मैं आसानी कर देता हूँ, इस वक्त गवर्नर हाउस के बाद इंतजामिया और पुलिस की पैरा है, जैसे खुदा ना खास्ता कोई गैर मुल्क है वो गवर्नर, उन्होंने कहा अगर उमर चीमा साहब जाए उन्हें पकड़ लें, तो ये इसमें अगर कोई हालात ख़राब हो जाते हैं, कोई तसादुम हो जाता है, कोई मर जाता है, कौन जिम्मेदार है? ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना प्राइम मिनिस्टर ने के कहने पे प्रेसिडेंट साहब ने वो नए गवर्नर की असम्बली पे साइन करने हैं, ना नया कोई गवर्नर है, ये तो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। बड़ी साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका कहीं पे भी आइन में कोई हल नहीं लिखा हुआ ऐसी सिचुएशन में। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताऊं कि जब ये 1973 का आइन बनाया जा रहा था, आपने देखा है कि उसमें बहुत सारे जो सीनियर ज्यूरिस्ट थे, बहुत सारे जो माहिरीन थे वो बैठे हुए थे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के, इवन वो जो पोलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट से बाहर भी थी उन्होंने भी इस दस्तावेज को जो है वो तस्लीम किया था और उसको नाफिज किया था। अब मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये तवक्को नहीं की जा सकती, अभी भी नहीं तवक्को की जाती कि कोई भी शख्स जो कि किसी भी आईनी ओहदे पे बैठा हुआ है वो आइन को फॉलो नहीं करेगा, वो कानून को फॉलो नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आइन और कानून की अमलदारी और उसकी पासदारी और उसको डिफेंड करने का हल्फ उठाया हुआ है। तो फिर जब ऐसा हल्फ उठाया हुआ है तो फिर आपके सामने शख्सियात, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, आपकी कोई भी चीज, फियर एंड फेवर, ये खत्म हो जाती है। मैं आपको एक बड़ी बरबला एक बात कहूँ, हम मुसलमान हैं, हमारी सबसे मुकद्दस किताब जो है वो कुरान पाक है। कुरान पाक के बाद मैं समझता हूँ जो सबसे मुकद्दस किताब है वो हमारा आईन पाकिस्तान है, जिसके तहत इस मुल्क ने चलना है, जिसके तहत इस मुल्क के इदारों की हुदूद और क़यूद मुतय्यन हुई हुई है, और अगर हम उससे इनहराफ करेंगे तो हम अपनी एक बहुत मुकद्दस जिम्मेदारी से इनहराफ करेंगे। अच्छा शाह साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि कमीशन बनाया जाए जो गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से, इसकी क्या लीगल और आइनी क्या पोजीशन है इसकी, इस खत की? सदर मुमलिकत को कोई आइन इजाज़त नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये लिखे कि आप किसी चीज़ को प्रोब करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। जुडिशल कमीशन बनता है, उसके बारे में एक कानून मौजूद है, कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017। अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी चीज की तहकीक करना चाहती है जुडिशियल लेवल के ऊपर, तो वो जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए मुतलका चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं, और अगर उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाना है तो वो एक इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं। सदर मुमलिकत को कोई इख्तियार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो खुद किसी भी मुद्दे को लेकर उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराए, जब तक कि ये प्रोविजंस ऑफ द वो जो मैंने आपको लॉ बताया है, कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट 2017 को जब तक इन्वोक न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी किसी मामले में खुद जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकती। शाह साहब, ये रहनुमाई फरमाएं
कि इलेक्शन कमीशन में जा रहा है ये मुनर्रफ अरकान का केस, अगर पंजाब में ये हो जाता DCT जो भी फैसला वो करे, तो क्या हुकूमत रह सकेगी? पंजाब में 25 लोग मुनर्रफ अरकान है और ये तो हुकूमत तादाद नंबर गेम पूरी नहीं होगी। उस सूरत में क्या फिर कोई आईनी बहरान हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 63A जो है वो इस बारे में बड़ा क्लियर है, लेकिन उसके भी कोई कानूनी आईनी वो है लवाजमात हैं। एक तो ये है कि जो 4 मौके दिए गए हैं जिसको अगर कोई वायलेट करता है तो कोई भी मेंबर, चाहे वो कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का हो, वो अपनी सीट से हाथ उसको धोना पड़ते हैं। उसमें एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है, जो कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई या वोट करेगा या एब्सटेन करेगा। तो एक तो उसका पहला जो है वो इंग्रेडिएंट ये है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना चाहिए और उसमें एजेंडा आइटम हो और उसमें पाबंदी लगा दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि वो डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई अगर पार्लिमानी पार्टी का मेंबर अगर वोट करता है या अब्सटेन करता है, तो वो फिर चेयरमैन या सरबराह है जो पॉलिटिकल पार्टी का, वो उसको डिक्लेयर कर सकता है कि उसने डिफेक्ट किया है और उसकी जो है एक ऐसे डिक्लेरेशन की कॉपी स्पीकर नेशनल असेंबली को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भेज देगा। लेकिन उससे पहले एक शो कॉज नोटिस देना भी जरूरी है उसको। तो फिर जो स्पीकर है वो 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा रेफरेंस जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 30 दिन के अंदर अंदर उसको इलेक्शन कमीशन में रखना है और वो रिकमेंडेशन को या अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट। अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। तो मलिक साहब, मुझे समझ में नहीं आ रही, जिस तरह शाह हावर साहब फरमा रहे हैं कि सब शख्सियात ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का कसम खाया और बादियों नज़र में ऐसे लगता है आइन की खुद वायलेशन कर रहे हैं। अगर इतने इतने अहम ओहदों पर बैठे आइन की वायलेशन करेंगे। शाह साहब, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। अच्छा शाह साहब, फिर गुजारिश ये है कि आप फरमा रहे थे, पहले आप बात मुकम्मल कर लें फिर मैं। जी, बात क्या हो रही थी मुझे कि वो जब वो 1 माह में फैसला करने के पाबंद है, चाहे DCT कर दे चाहे। अच्छा शाह साहब, इसमें थोड़ा सा एक सवाल मेरा ले लें शाह साहब। अगर ये इलेक्शन कमीशन DCT करता है तो जो MPA हैं, क्या वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वो अपने आप को कितनी देर तक MPA रख सकते हैं कि अगर यहाँ इलेक्शन कमीशन अगर उनको DCT करता है फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, जब वो दूसरा मरला जो है अगर इलेक्शन कमीशन उसको DCT कर देता है तो वो तो DCT हो जाएगा, डी नोटिफाई हो जाएगा। लेकिन उसका दूसरी रेमेडी ये है कि कोई भी फरीक जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासर है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर अंदर उसका फिर जो है वो उसने फैसला करना है। लेकिन वो DCT हो जाएगा। और आपने जो सवाल किया था कि वो मेंबराने सूबाई असम्बली जिन्होंने PMLN को जो है वो वोट दिया था उसके लीडर ऑफ द हाउस को, अगर वो डिफेक्ट कर जाते हैं और वो सीट से हट जाते हैं, तो फिर गवर्नर जो है वो फिर लीडर ऑफ द हाउस को, चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह सकते। शाह हावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बड़ी रहनुमाई की। जो ऐसी बातें थी जो नहीं आई, बहुत। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा यही सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है। ऐसे लग रहा है कि मुल्क कहीं रुक गया है। ऐसे में हमने अपने दोस्त साथी राना शहबाज साहब से है, एक्सपर्ट है इकानमी के। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। तो मोहतरम, थोड़ा सा रहनुमाई करें, ये जो क्राइसिस आ रहा है, क्या आने वाले दिनों में महंगाई का मजीद तूफान आएगा? किस किस की कीमत बढ़ सकती है और क्या इसका कोई हल है कोई हुकूमत के पास? देखिए भट्टी साहब, ये जो क्राइसिस है ये 10 अप्रैल के बाद पैदा नहीं हुआ। ये क्राइसिस है उस तमाम पॉलिसीज़ का ये नतीजा है जो पिछले 3.5-4 साल PTI की हुकूमत और बल्कि उससे भी पीछे चले जाओ PMLN की भी जो हुकूमती पॉलिसियाँ थी उस वक्त कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो आपकी इकॉनमी को आज उस जगह पे ले आया है जहाँ पे अब आगे मसाइल ही मसाइल आपको शॉर्ट टर्म में नज़र आ रहे हैं। अब आपका जो सवाल है कि जी कौन सी चीज़ें महंगी होगी, क्या हुकूमत के पास कोई हल है? अब हुकूमत के सामने इस वक्त 2 रास्ते हैं।
अगर तो हुकूमत ने सियासत करनी है तो वो कुछ पे ना करे, और जिस तरह मामला पीटीआई ने अपने पिछले 6 माह से 1 साल में चलाए उसी तरह ये मामला को चलाती रहे। लेकिन इसका जो एंड नतीजा होगा वो आपके मुल्क में इवेंचुअली आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप बाहर से तेल भी मंगवा सकें, दालें भी आपके मुल्क जो है वो मुल्क से बाहर से आती हैं, आपकी कपास भी मुल्क से बाहर से आती, गंदम का भी आपने देख लिया 30 लाख मैट्रिक टन आज काबीना ने फैसला किया है। तो जिस मुल्क की हर चीज़ बाहर से आ रही हो, खाने पीने की चीज़ों से लेकर जो फैक्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स है, तो उस मुल्क के पास इस पर जो डॉलर है वो $10.5 अरब है, जिसमें 10 अरब डॉलर दोस्त ममालिक का है। ये वो सूरत हाल हुकूमत के सामने रास्ता ये है कि वो अगर बचना चाहती है दिवालिया होने से तो वो IMF के प्रोग्राम में चली जाए और सियासत करना बंद करे इस इकॉनमी के इशू के ऊपर एटलीस्ट। तो अगर हुकूमत IMF के पास जाती है तो उसके नतीजे में जो चीज़ें आपकी पॉसिबली महंगी हो सकती हैं, सबसे पहले आपका पेट्रोल महंगा होगा, आपका डीजल महंगा होगा, उसके अलावा जो आपकी खाद है, ट्रैक्टर्स हैं, आपकी दूसरा आपकी स्प्रेज हैं एग्रीकल्चर, उसके ऊपर GST की अभी जो छूट दी हुई है, और जो PTI की हुकूमत जो है वो लिख के दे चुके हैं IMF को उसने जून के बजट में इसको विड्रॉ करना है, तो वो आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब आपके मुल्क में पेट्रोल बढ़ता है, आपकी दूसरी चीज़ें महंगी होती हैं, तो उसका फिर एक स्पाइरल इफेक्ट आता है तमाम अशिया के ऊपर। फिर आटा भी महंगा होता है, गंदम भी महंगी होती है, और खाने पीने की अशिया भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जब कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो चीज़ खेत से मंडी पर में आती है और मंडी से फिर वो आपकी शॉप से आती है जहाँ से आप जाके ख़रीदते हैं, तो उसकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो इन शॉर्ट जो हुकूमत की पॉलिसियाँ रही हैं PTI की हुकूमत की पिछले 3-3.5 साल में, आज उसका नतीजा यहाँ पे है कि जी अब हर चीज़ की तरफ आपको जब देखेंगे तो आपको पहले से महंगी नज़र आएगी। लेकिन बदकिस्मती ये कि इस वक्त जो बयानिया है वो लग ऐसे रहा है कि PTI की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी 3.5 साल में बड़ी शानदार थी, और 3 हफ्ते में आके PMLN की हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो हमारा जो नेशनल जो इस वक्त डिस्कोर्स है वो एक गलत पटरी के ऊपर चल पड़ा है, जिसकी वजह से कि एक हुकूमत जो नई इक़्तिदार में आई है उसको जो मुश्किल फैसले करने हैं उसको लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, और इसकी ये अपनी नाकामी है नई हुकूमत की। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि वो जो नैरेटिव था PTI की बुरी माशी कारकर्दगी का, वो कहीं खो गया है, उसकी बात नहीं हो रही। आपको अगर हमारी पिछली हुकूमत की पॉलिसी अच्छी होती तो आप और मैं अभी जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, हमें ये चीज़ें डिस्कस ना करनी पड़ रही होती, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते। अच्छा राना साहब, एक बड़ा फिक्रा चलता है दोस्त ममालिक, उसमें कभी चाइना का जिक्र है, सऊदी अरब का जिक्र है, UAE का। ये क्या फिनोमेना है कि दोस्त ममालिक दुनिया में इकॉनमी जो ममालिक इस तरह चलाते हैं, दोस्त ममालिक से पैसे मांगते रहते हैं? जी बिल्कुल भी इस तरह नहीं चलाते, आपने बिल्कुल ठीक है। और दोस्त ममालिक की हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है दुनिया में। जो मैंने फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है, अपने भी चीज़ों को आप समझते हैं माशाल्लाह, तो उसमें दोस्त कोई नहीं होता, हर रियासत के अपने कौमी मफादात होते हैं। तो हम कभी उसको इस्लामिक ब्रादर मुल्क का नाम दे देते हैं, कभी आयरन ब्रदर का नाम देते हैं, कभी दोस्त मुल्क कह देते हैं। हकीकत में दुनिया की इकॉनमीज ऐसे नहीं चलती। कभी होता था जब आपकी इकॉनमी की रिक्वायरमेंट्स बहुत थोड़ी होती थी, आप चंद $100 मिलियन के ऊपर भी आपका गुजारा हो जाता था, तो यही जो दोस्त ममालिक जिनको हम कहते हैं, ये आपको कुछ डोनेशंस दे देते थे, उधार तेल दे देते थे, मुफ्त भी तेल दिया आपको, कभी $1.5 अरब की हमें ग्रांट मिल गई। अब वो हालात बदल गए हैं, अब आपकी ज़रूरियात इतनी बड़ी हो गई हैं कि चीन जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है दुनिया की और इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, वो आपकी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकती। और इसके अंदर जो एक फैक्टर और बहुत अहम है वो ये है कि दुनिया को इस बात की समझ आ गई है कि जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में इक़्तिदार में आई हैं, उसने खुद अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश नहीं की, सियासत की है। तो अब दुनिया भी आपसे तंग आ चुकी है, और आप जब किसी दोस्त मुल्क के पास जाते हैं, चीन के पास जाते हैं, अभी सऊदी अरब के पास गए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के पास गए हैं, तो आगे से आपको जो रास्ता दिखाया जाता है वो वाशिंगटन का दिखाया जाता है कि जाइए जाके IMF से बात कीजिए, अगर IMF आपको सपोर्ट करता है तो फिर हम आपको सपोर्ट कर देंगे। तो आई फुली एग्री विद यू, देयर इज नथिंग लाइक अ टर्म ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री। अच्छा शहबाज साहब, ये बताएं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि दोस्त ममालिक ने नहीं दिया, हमारी माजी की हुकूमतों ने भी गलती की कि IMF के मुताद रहे, टैक्स कलेक्शन नहीं की। अगर यही मौजूदा हुकूमत भी कोई नया स्टेप फौरी तौर पे नहीं लेती तो क्या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है? कितनी देर तक सब्सिडी देते रहेंगे ये? भट्टी साहब, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अब इशू ये है कि क्या हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत चाहे PMLN की थी या PTI की थी, टैक्स कलेक्शन ज़रूर हुई है, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल है, जो हुकूमत के अपने अहदाफ थे, जैसे चाहे PMLN की हुकूमत थी या PTI की, इन्होंने अपने अहदाफ से कम कलेक्शन की है। अब मसला हमारा दूसरी तरफ है, मसला हमारा है अखराजात की तरफ।
अब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो सुबह उठते हैं, वो उठ के आपका 1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो 1.5% शरह सूद बढ़ने से 350 अरब रुपया या 300 अरब रुपया आपका एक इजाफी आपके हुकूमत के ऊपर खर्चा पड़ जाता है। एक तरफ आपको याद है कि जो जनवरी में पीटीए की हुकूमत मिनी बजट लेके है जिसमें आपकी ब्रेड तक उन्होंने टैक्स कर दी थी, उसका जो टोटल रेवेन्यू इम्पैक्ट था वो 350 अरब रुपया था। तो जो शरह सूद अभी स्टेट बैंक ने बढ़ाई है पिछले महीने, वो उसका जो उसकी वजह से हुकूमत के सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में इजाफा हुआ 350 अरब रुपया हो गया। तो हमारा मसला अखराजात है, रेवेन्यू भी है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। राना साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपको काटना चाहूंगा, ये जो आपने अखराजात की बात की है, मैं मियां आतिफ को कोट करूंगा जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, उसका कहना है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है अखराजात में जो हम जो कर्जे बाहर से लेते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव है, वो एक किस्म की रियासती तरह है, ये वो इधर उधर चले जाते हैं। हो ट्रू इस वो लॉजिकल बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं। जो कर्जे लेने का कॉन्सेप्ट है ना, जो गैर मुल्की आप कर्जा लेते हैं, वो उससे आप मंगला डैम या तरबेला डैम बनाती हैं तो बात समझ आती है। जब आप कर्जा लेके वॉशरूम बनाएं और कर्जा लेके आप अखराजात अपने तनख्वाहें दें और कर्जा लेके पर खर्चा करें, तो वो पैसा वापस कहाँ से करना है, उसके ऊपर जो सूद की अदायगी उसका तो मुनाफा ही नहीं हो रहा, वो तो पैसा ज़ाया हो रहा है। हमारा तमाम जो मैंने जब से कवर कर रहा हूँ इकॉनमी को 2006 से, तमाम हुकूमतों ने ये काम किया कि गैर जो आपके तरक्याती अखराजात है उसके लिए आपने फॉरेन लोन्स लिए और उसके ऊपर डॉलर टर्म्स में आप सूद दे रहे हो, तो ये बात उनकी ठीक है। भट्टी साहब का जो उस पर सवाल था कि जी वो कब तक हम दिवालिया होने से बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आप एक न्यूक्लियर स्टेट है और मेरा ख्याल है कि दिवालिया शायद उस तरह सॉवरेन कंट्रीज बहुत कम होती हैं। हिस्ट्री में अर्जेंटीना एक दफ़ा हुआ था, अभी श्रीलंका ने अनाउंस किया है जी कि वो बॉन्ड्स की रीपेमेंट्स नहीं करेगा। जब कोई बड़ा मुल्क पाकिस्तान जैसा कंट्री जब वो दिवालिया करेगा तो उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट आ सकता है। तो शायद आपको कुछ रोल ओवर मिल जाए, कुछ आपको खैरात मिल जाए, लेकिन आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आप अपने जो पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। तो ये ऑक्सीजन भी जो मिल रही है वो भी अब कम मकदार में मिल रही है और टाइम भी कम रह गया आपके पास, जो बड़ी बड़ी अदायगियाँ आ रही हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है, दुनिया आपकी तरफ इस तरह देख रही है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जिनके सियासतदान आपस में बैठने को तैयार नहीं है, जिसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठने को तैयार नहीं है। ऐसी हुकूमत आती है, जो भी आती है इक़्तिदार में, पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है। तो इस मुल्क का करना क्या है, तो हमने एक और जो नोशन बिल्ड किया हुआ है ना कि पाकिस्तान दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है और दुनिया की फॉरेन पॉलिसी हमारे बगैर चल नहीं सकती, दुनिया का दिफा हमारे बगैर गैर मुकम्मल है, ये सारी गलत बातें हैं। हमने अपनी कौम को एक ऐसे रास्ते पे चला दिया है जहाँ पे आप जो उसका एंड रिजल्ट है वो खाई है। तो ये हमारी जो ग्लोबल पोजीशन में थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। आप जैसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, जीने का बहाना मिल जाएगा, क्या इस तरह तो कर्ज दर कर्ज पे आते जाएंगे? क्या कोई हल है इस क्राइसिस से निकलने का कि आइंदा ये कौम अपने खुद पाँव पे खड़ी हो जाए और हमें बाहर इंटरेस्ट पे सूद ना लेना पड़े, पैसे ना लेने पड़े? कोई इसका हल है पाकिस्तान में? सर हल हर चीज़ का है और जितने मसाइल पाकिस्तान के इसके तमाम के जो सोल्यूशंस हैं इन सब हुक्मरानों को पता है। मसला सिर्फ ये है कि वो जो हल है उसकी एक सियासी कीमत होती है। वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की है, चाहे पीटीआई की है, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, कोई भी हुकूमत सियासी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। आप आज अपनी जो फॉरेन आप शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, इस वक्त आपके पास आईएमएफ के अलावा कोई हल नहीं है। आप 3-4 माह 6 माह का आईएमएफ का प्रोग्राम लें, एक बुनियादी स्टेबिलिटी सिस्टम के अंदर लेके, उसके बाद वो इकदाम करें जो आपको करने हैं। वो आप करने को तैयार नहीं है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो 5-6 बड़े ग्रुप्स हैं ना इन्फ्लुएंशियल, जिसमें आप और मैं भी आते हैं, मीडिया भी आ जाता है, हमें आदत हो गई है हर चीज़ या मुफ्त की लेने की या सस्ती लेने की। ठीक है, आपको इस आदत को ख़त्म करना है, आपको अखराजात को कंटेन करना है। अब जो वफाकी हुकूमत एक और जो सियासत करती है, बजट इनके पास है नहीं। सबसे पहले आपको जो 3-4 चीज़ें आप कह रहे हैं ना कि मोटी क्या होनी चाहिए, हम सब ये भी बातें कर रहे हैं, सोल्यूशन उस तरह नहीं बात कर रहे। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को फौरी रीनिगोशिएट करें, चाहे आप उसमें आईनी में तरमीम आपको चाहिए। इस वक्त जो आपका बजट का जो स्ट्रक्चर है अखराजात का और फाइनेंस कमीशन में जो आप जितना कलेक्ट करते हैं उसका 57.5% पहले ही सूबों को दे देते हैं और सूबों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपने अपने पास रखा हुआ है, बाकी जो आपकी आइन के तहत आपकी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियां वो आपके पास हैं। 57.5% के अलावा जो हुकूमत आती है उसने हेल्थ कार्ड भी देना है, उसने कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी करना है। अब तो पिछली हुकूमत में ये हुआ है पीटीआई की कि जो सूबाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सड़कें बनाना, नालियां बनाना, वो भी वफाक के बजट से बनी है। तो ये एक तो एनएफसी को आप अमेंड करें और अमेंड करने के बाद जो इस तरह के फजूल किस्म के अखराज वफाकी हुकूमत करती है, जो सूबे की जिम्मेदारी आईनी तौर पर भी वो सूबा करे। अच्छा राना साहब, ये करें कि इंटरेस्ट आपके टाइम थोड़ा, ये क्विक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। OECD की जो न्यूज़ है कि जिसके मुताबिक $35 बिलियन ऑफशोर
कंपनी में पाकिस्तानियों का है और हमारे किसी महकमे ने, किसी इदारे ने कभी इस पर लिफ्ट ही नहीं कराई। हाउ राइट इज दिस? देखिए, वही बात है ना कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा वो हम लाएंगे वापस और 100 अरब डॉलर मेरे मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर का कर्जा वापस कर देंगे। ये नैरेटिव ही गलत था। जो बाहर पैसा होता है वो आपका हलाल का भी हो सकता है, टैक्स पेड भी हो सकता है, और आप कहीं बाहर रह के भी, चूंकि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, वो डुअल नेशनल आप है, तो आपका पैसा बाहर पड़ा हो सकता है। इसका जो भी मैं अगर ये जैसे मैंने आज खबर में लिखा 35 अरब डॉलर है, मैं अगर मान भी लूंगी 35 अरब डॉलर हमारा पाकिस्तान का था, तो 35 अरब डॉलर के ऊपर भी आपने 30% टैक्स लेना है। टैक्स लेने से ज़्यादा आपका नहीं है, उसमें कुछ नहीं आप कर सकते। जो OECD आपकी इन्फॉर्मेशन, अब 35 में से उसके अंदर 30 अरब ऐसा है डॉलर, 30 अरब डॉलर जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं थी। 13 अरब डॉलर तो उसमें ऐसा था कि जो OECD, अगर आपका बाहर अकाउंट है स्विट्जरलैंड में, वो 18 में भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि 19, 20, 21 में भी आ गई, तो 4 दफ़ा रिपीट हो गया। तो नेट वो 13 अरब डॉलर निकाल दें, पीछे आपका बचता है कोई 22 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर हमारी जो दो बड़ी अच्छी हुकूमतें थी, PTI की और PMLN की, उन्होंने वो जो पैसा था 5 अरब डॉलर बाहर पड़ा, वो था डिक्लेयर नहीं था, पाकिस्तान में डिक्लेयर होना चाहिए था, उसके ऊपर टैक्स एमनेस्टी दे दी। तो 5 अरब डॉलर तो जो कि तकरीबन मेरे ख्याल 4000 अफराद थे या 5000 अफराद थे, जितने भी थे वो, तो 5 अरब डॉलर वहां से उन्होंने लीगलाइज कर टाइम थोड़ा, मैं सॉरी मैं ज्यादा आपसे टाइम ले रहा हूँ, भट्टी साहब का भी टाइम ले रहा हूँ। मेरा सवाल है, ये जो IPPs का जिन था चुड़ैल बन गया है। 300 अरब चाइनीज ने मांग लिए कि जनाब आपने IPPs के पैसे दें। 329 अरब आपके जो 27 IPPs काम नहीं कर रहे उनके पैसे हैं, और आपके जो वजीर बिजली हैं उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया कि 24 अरब रुपए जो है ना आपका डेट सर्कल है। तो ये IPP जिंदा रहेगा कि पाकिस्तान का क्या हाल करेगा? ये देखिए, इसमें IPPs का कतन कोई कसूर नहीं है। ये 1996 से काम शुरू हुआ है। जो आप मुआहदे करते हैं बिजली के कारखाने लगाने के, उसका आपको पैसा तो देना है। अगर वो मुआहदे फॉल्टी हैं तो मुआहदे अपने फॉल्टी क्यों किए, उन लोगों को अपने क्यों नहीं लटकाया जिन्होंने ये फॉल्टी मुआहदे किए। आप एक मिसाल ले लें, हमारा कितना हर निज़ाम को जकड़ा हुआ है वेस्टेड ग्रुप्स ने। पिछली हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदे रीनेगोशिएट किया कि 20 साल में हमें को 850 अरब रुपए की बचत होगी। आपने प्राइवेट निजी जो कारखाने थे बिजली के, उनके साथ आपने रीनेगोशिएट कर लिया। जो हुकूमत के अपनी सरबराही की हुकूमती मलकियत के जो कारखाने बिजली बनाने के, उनको आप रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। ये कैसा मुल्क है? मतलब बाकी तो आप साइड पे छोड़ दें, जितना आपका सर्कुलर डाटा या जितने IPPs को आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं बगैर बिजली बनाए, उसका तकरीबन अच्छा खासा हाफ नहीं तो 1/3 तो उसका तो जा रहा है जो गवर्नमेंट के अपने बिजली के कारखाने हैं। तो ये IPPs का मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ये जो हमारी पॉलिसीज हैं उनका कसूर। और जो चाइनीज आपसे 300 अरब रुपया मांग रहे हैं, मैंने कुछ 10 दिन 15 दिन पहले खबर की थी कि 2000 मेगावाट के पावर प्लांट वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। ये आपने जो CPEC का एग्रीमेंट साइन किया था, उसका जो एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की क्लॉज थी कि चूंकि पाकिस्तान, हम माशाल्लाह इतनी जबरदस्त हमारी हुकूमतें तमाम रही हैं कि 100 रुपए की अगर बिजली पैदा होती है तो उसके अगेंस्ट ऑन एन एवरेज आप 80 रुपए इकट्ठा करते हैं। 20 से 22 रुपए आपका होल है। चाइना को इस बात की समझ थी, वो सियाने कारोबार करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा जी एक रिवॉल्विंग फंड बना दें, जो हम बिजली आपको बेचेंगे उसकी जो इनवाइस होगी, बिल होगा, उसके 22% के बराबर आप उस फंड में पैसे डाल दें। आपने एग्रीमेंट तो सॉवरेन साइन कर दिया। वो फंड ना PMLN की हुकूमत ने बनाया रिवॉल्विंग, ना PTI ने बनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि आपका 5 साल में, जब से बिजली इन्होंने बनाना शुरू की कारखानों में 4 साल से, वो उसका 300 अरब रुपये ओवरड्यू हो गया। तो वो बिजली के कारखाने बंद नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो कसूरवार वो नहीं है, कसूरवार हम हैं जो हम पॉलिसी सही नहीं बनाते। शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा गाइड किया। लम्बा बदलती सूरत हाल पे JNN देखते रहें। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के सुपुर्द।